नमस्कार, मैं रवीश कुमार। पिछले साल एक खबर आई कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में आपका जो पैसा जमा है उस पर 8.1% की दर से ब्याज मिलेगा। घटा दिया गया। 45 साल में ये सबसे कम रेट माना गया। कहना मुश्किल है कि इस समय होम लोन पर 10% की दर से ईएमआई देने वाले मिडिल क्लास को यह बात पसंद आ गई होगी। कुछ लोग हताशा में ये बात कह देते हैं कि 100 रुपया लीटर पेट्रोल खरीदने वाले मिडिल क्लास को इससे फर्क नहीं पड़ा होगा, लेकिन ईपीएफओ में केवल मिडिल क्लास का पैसा नहीं लगता है। 27 करोड़ से अधिक कामगारों का पैसा इस फंड में लगा है। ज्यादातर निम्न मध्यम वर्गीय तबके के लोग हैं। अब इतनी बड़ी आबादी को यह खबर बताई जाए कि ईपीएफओ ने अपना पैसा अदानी समूह की कंपनियों में लगाया है, तब उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? क्या आप तक यह खबर पहुंची भी है कि ईपीएफओ का पैसा अदानी समूह में लगा है? आज के हिंदू अखबार में यह खबर छपी है और इस खबर में कहा गया है कि अगले 6 महीने तक आपके भविष्य निधि के पैसे से अदानी के शेयर खरीदे जाएंगे। आपके पैसे से दाम चढ़ेगा और आपसे कहा जाएगा, बजाओ ताली, ताली बजाओ, भारत के हमले का जवाब दिया जा रहा है। गोदी मीडिया यह सूचना हिंदी के दर्शकों को नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि उसके पास कैमरे की कमी है, रिपोर्टर कम है। यहां आप देख ही रहे हैं कि अतीक अहमद के जेल ट्रांसफर का किस तरह से कवरेज किया जा रहा है। ऐसी खबरों के जरिए माहौल बनाने के जोश में आज गोदी मीडिया के एक बड़े चैनल ने अतीक अहमद को पेशाब करते हुए चैनल पर दिखा दिया, सीधा प्रसारण किया। वो वीडियो हम नहीं दिखा पा रहे हैं। आप हिंदी के दर्शकों और पाठकों का अपमान अब इस नए लेवल पर पहुंचा दिया गया है। इन चैनलों को अच्छी तरह से पता है कि आप दर्शक गोदी मीडिया को देखना बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसा करना बहुत मुश्किल बौद्धिक प्रक्रिया है, सबके बस की बात नहीं है। याद रखिएगा कि जनता के पैसे से इन चैनलों को भारी भरकम विज्ञापन दिए जाते हैं। सोचिएगा कि बड़े बड़े सवालों को छोड़कर इस तरह के विजुअल से खबर बताई जा रही है या ध्यान भटकाया जा रहा है। इस पत्रकारिता का भी बचाव आपको ही करना है, क्योंकि आपको धर्म की राजनीति की रक्षा में हर तरह के अधर्म का बचाव करना है। यह धार्मिक कर्तव्य है आपका। ईपीएफओ का पैसा जब अदानी समूह में लगा है और अखबार ने सवाल पूछे तो जवाब नहीं दिया गया। अदानी समूह पर विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करता है तो उनकी तरफ से जवाब नहीं मिलता। अदानी समूह में निवेश पर रिपोर्टर सवाल पूछता है तो संस्थाएं जवाब नहीं देती हैं। जब जवाब नहीं आएगा तब कैसे पता चलेगा कि क्यों पैसा लगाया गया और यह गलत नहीं है? और अब जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद शेयरों के दाम गिरे हैं तो क्या उस पर विचार किया जाएगा कि अदानी समूह में निवेश रोका जाए? इस सवाल का जवाब देने में किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? अगर पेंशन और पीएफ का पैसा डूब गया तो फिर क्या होगा? आज संसद परिसर में कांग्रेस के सांसद काले लिबास में आए। जयराम रमेश से लेकर तमाम नेता काले कुर्ते और शर्ट में थे। बड़े से काले बैनर पर सत्यमेव जयते लिखा था। संसद भवन के परिसर में मार्च भी हुआ। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव के तहत राहुल गांधी को अयोग्य ठहराए जाने के मसले पर चर्चा की मांग की है, नोटिस दिया है। लेकिन उसके पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। आज भी कांग्रेस के साथ डीएमके, एसपी, जेडीयू, बीआरएस, सीपीएम, आरजेडी, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, एमडीएमके, केसी, टीएमसी, आरएसपी, आप, जेएनके, एनसी और एसएस के नेता शामिल हुए। और इस बैठक में संयुक्त विपक्ष ने अदानी महाघोटाले पर जेपीसी बनाने की मांग दोहराई। आज की बैठक में तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद भी शामिल हुए। प्रसून बनर्जी और जवाहर सरकार ने हिस्सा लिया। अभी तक तृणमूल कांग्रेस ऐसी बैठकों से दूरी बना रही थी। इसके अलावा आज गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया और मोदी अदानी भाई भाई के नारे लगाए। हम ये दिखाना चाहते हैं कि इस देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत
लोग चुनाव में जीत के आए, उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गए। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया और कर रहे हैं भी। आज काले कपड़ों में सदन में आए। कब तक कांग्रेस पार्टी इतनी छोटे स्तर की राजनीति करती रहेगी? मैं पूछना चाहता हूं, चाहे वो सत्याग्रह हो या काले कपड़े पहनने, वो उससे क्या लोकतंत्र के मंदिर को अपमानित करना चाहते हैं? देश के कानून व्यवस्था को अपमानित करना चाहते हैं? क्या वो काले कपड़े जो पिछड़े समाज, जो ओबीसी के लिए अशब्द कहे गए हैं राहुल जी द्वारा, उसको वो जस्टिफाई करना चाहते हैं? क्या जिस कोर्ट ने, न्यायालय ने उनको कन्विक्ट किया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन था? रविवार को सत्याग्रह और अब संविधान बचाओ आंदोलन। कांग्रेस ने अदानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर पहले भी राजभवन से लेकर जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद फिर से हर स्तर पर प्रदर्शन हो रहे हैं। सवाल है कि क्या इन प्रदर्शनों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किसी प्रकार का राजनीतिक या नैतिक दबाव बन पाएगा और वे जांच के आदेश दे देंगे? लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कह दिया था कि जिसे उज्ज्वला का सिलेंडर दिया है और नल जल योजना के तहत पानी का कनेक्शन दिया है, उससे होकर इन आरोपों को गुजरना होगा। क्या कांग्रेस समाज के इस तबके तक अपनी बात पहुंचा पा रही है? राहुल गांधी कई बार बोल चुके हैं कि मीडिया का साथ नहीं मिलता है, लेकिन चुनाव जीतने से कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती इस वक्त है इन मामलों से जुड़ी खबरों को, सूचनाओं को जनता तक पहुंचा पाना। रविवार को कांग्रेस का यह सत्याग्रह कहां दिखाया गया, कहां नहीं, और किस तरह का कवरेज अगले दिन अखबारों में हुआ है, इसका विश्लेषण और मूल्यांकन आप पाठकों और दर्शकों को करना है। लेकिन राहुल गांधी को भी समझना होगा कि ट्विटर के जरिए वे कितने ही लोगों तक पहुंच रहे हैं। जब उनकी 4.5 महीने की पदयात्रा को मीडिया ने लोगों तक नहीं पहुंचने दिया, तो फिर उन्हें सोचना चाहिए कि अदानी समूह पर उनका हर दिन का ट्वीट किसके पास जा रहा है। आज भी राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि LIC की पूंजी अदानी को, SBI की पूंजी अदानी को, EPFO की पूंजी भी अदानी को। मोडानी के खुलासे के बाद भी जनता के रिटायरमेंट का पैसा अदानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? राहुल लिखते हैं कि प्रधानमंत्री जी, न जांच न जवाब, आखिर इतना डर क्यों? प्रियंका गांधी के भावुक भाषण आज अतीक अहमद के घंटों कवरेज के सामने बेकार हो गए और इन पर चर्चा तक नहीं हुई। 32 साल पुरानी बात है, मई 1991 की बात है। मेरे पिता की शव यात्रा तीन मूर्ति भवन से निकल रही थी। अपनी मां के साथ और अपने भाई के साथ हम एक गाड़ी में बैठे थे। सामने भारतीय सेना की एक ट्रक थी, फूलों से लदी हुई थी। उसके ऊपर मेरे पिताजी का शव था। थोड़ी देर काफिला चला, 5-10 मिनट चला, फिर राहुल कहने लगे मैं उतरना चाहता हूं। तो मां ने मना किया। उस समय सुरक्षा का भी बहुत वो था, तो मां ने कहा नहीं, तुम उतर नहीं सकते। राहुल ने जिद की, नहीं मैं उतरूंगा। मैंने मां से कहा मां उतरने दो। राहुल गाड़ी से उतरा, उस सेना की ट्रक के पीछे खड़ा होके चलने लगा और तीन मूर्ति से लेके कड़ी धूप में अपने पिता के जनाजे के पीछे पीछे पैदल चलते 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 यहां पहुंचा। मेरे शहीद पिता के अंतिम संस्कार मेरे भाई ने किए। मेरे पिता का शव इस तिरंगे झंडे में लपेटा गया था। इस तिरंगे के नीचे मेरे पिता का शव था और उसके पीछे चलते चलते मेरा भाई यहां आया।
उस शहीद पिता का अपमान भरी संसद में किया जाता है। उस शहीद के बेटे को आप देशद्रोही कहते हैं, आप मीर जाफर कहते हैं, उसकी आप मां का अपमान करते हैं। आपके मंत्री मेरी मां का अपमान भरी संसद में करते हैं। आपके एक मुख्यमंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी को पता भी नहीं है कि उनका पिता कौन है। आपके प्रधानमंत्री भरी संसद में खड़े होकर कहते हैं कि ये परिवार नेहरू नाम को इस्तेमाल क्यों नहीं करता। पूरे परिवार का अपमान करते हैं। कश्मीरी पंडित समाज के रिवाज का अपमान करते हैं, जिसके तहत एक बेटा अपने बाप के मरने पर पगड़ी पहनता है, परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाता है। लेकिन आप पर कोई मुकदमा नहीं होता, आपको 2 साल की कोई सजा नहीं मिलती, आपको जेल की सजा नहीं मिलती, आपको संसद से कोई बाहर नहीं निकालता, आपको मना नहीं करता कि 8 सालों के लिए आप चुनाव नहीं लड़ सकते। मैं पूछना चाहती हूं क्यों? आज तक हम चुप रहे हैं, हमारे परिवार का अपमान करते गए। मेरा एक सवाल है, जिन्हें उज्ज्वला का सिलेंडर मिला है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है और मुफ्त अनाज मिला है, उन्हें कैसे पता चलेगा या पता चला भी है कि अदानी समूह को लेकर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं? आपको याद होगा जब 24 जनवरी को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और अदानी समूह के कथित फ्रॉड को उजागर करने का दावा किया गया, तब कई निवेश संस्थाओं ने अपने निवेश पर फिर से विचार करने का आश्वासन दिया। अमेरिकी शेयर बाजार डाउ जोन्स ने अदानी ग्रुप को सस्टेनेबल इंडेक्स से हटा दिया। इससे अब कोई इस मार्केट में इंडेक्स के जरिए अदानी के शेयर नहीं खरीद सकेगा, ऐसी खबर आई थी और हमने अपने वीडियो में दिखाया था। अदानी के शेयरों की मांग खत्म हो जाएगी, यह बताया गया था। निवेशकों की सुविधा के लिए शेयर बाजार में अलग अलग सेक्टर के लिए इंडेक्स बनते हैं। एनर्जी के इंडेक्स में एनर्जी की कंपनियां डाली जाती हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड जब एनर्जी इंडेक्स में पैसा लगाता है तो उसमें शामिल सारी कंपनियों के शेयर खरीद लेता है। डाउ जोन्स ने इस सूची से अदानी एंटरप्राइजेस को हटा दिया, इसलिए अब कोई डाउ जोन के सस्टेनेबल इंडेक्स में पैसा लगाएगा तो अदानी के शेयर नहीं खरीद पाएगा। यह बात बहुत जरूरी है कि आप ध्यान में रखें, तभी आप हिंदू अखबार में छपी ईपीएफओ से जुड़ी खबर को समझ पाएंगे। विकास धूत की खबर बताती है कि कैसे सेंसेक्स और निफ्टी से अदानी समूह को जोड़ा गया ताकि ईटीएफ के जरिए इस समूह की कंपनी में भी पैसे का निवेश होता रहे। हिंदू की इस रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफओ के फंड का 15% पैसा निफ्टी और सेंसेक्स से लिंक है एक्सचेंज ट्रेड फंड ईटीएफ के जरिए। 2022-23 के दौरान ईपीएफओ ने ईटीएफ में करीब 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया। निफ्टी ने पिछले साल सितंबर में अदानी एंटरप्राइजेस को इसमें शामिल कर लिया, अभी 6 महीने के लिए और जुड़ा रहेगा। अदानी पोर्ट तो 2015 से ही निफ्टी 50 का हिस्सा है। इस बारे में हिंदू ने जब सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर से जवाब मांगा तो जवाब नहीं दिया गया। सवाल पूछा गया है कि क्या ईपीएफओ ने अपने फंड मैनेजर को निर्देश दिया है कि अदानी समूह में निवेश जारी रखना है या नहीं। इसके बाद ईपीएफओ के ट्रस्टी ने हिंदू अखबार को बताया कि उन्हें पता नहीं है कि ईपीएफओ का पैसा अदानी समूह की कंपनियों में लग रहा है। फाइनेंशियल टाइम्स वित्तीय दुनिया का एक बड़ा अखबार माना जाता है। इसकी एक खबर में और भी गंभीर तथ्यों की तरफ इशारा किया गया है। अगर इस पर सरकार का कोई मंत्री नहीं बोलेगा, जांच नहीं होगी, तो विपक्ष क्या करेगा? फिर हताशा में कुछ बोल देगा तो कोर्ट केस के जरिए मानहानि का मुकदमा कर दिया जाएगा। फाइनेंशियल टाइम्स में एक रिपोर्ट छपी है कि पिछले कुछ साल में अदानी समूह में जो विदेशी निवेश आया है, उसका करीब आधा हिस्सा अदानी परिवार से संबंधित कंपनियों से आया है। इन कंपनियों को ऑफशोर शेल कंपनी कहा गया है, जिसे आज तक भारत सरकार ने परिभाषित नहीं किया है कि ऑफशोर शेल कंपनियां किसे कहा जाए। फाइनेंशियल टाइम्स ने यह जानकारी भारत में आने वाले विदेशी निवेश के आंकड़ों से निकाली है।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑफशोर कंपनियों से विदेशी निवेश आने पर पता करना मुश्किल हो जाता है कि किसका पैसा आ रहा है। अदानी से जुड़ी ऑफशोर कंपनियों ने 2017 से 22 के बीच 2.6 अरब डॉलर का निवेश समूह में किया। यह कुल 5.7 अरब डॉलर की एफडीआई का 45% हिस्सा है। अदानी समूह को एफडीआई देने वाली अधिकतर ऑफशोर कंपनियों को प्रमोटर की श्रेणी में दिखाया गया है, जिसका मतलब है कि वे अदानी या उनके परिवार की करीबी इकाइयां हैं। यह सब मामूली आरोप नहीं है। 2018-19 की पुरानी खबरों को निकाल कर देखिए। जब नोटबंदी के फेल होने को लेकर सवाल उठा तो सरकार ने कहना शुरू कर दिया कि लाखों शेल कंपनियों को बंद कर दिया गया है, काला धन बंद हो गया है। अब जब अदानी समूह में शेल कंपनियों की कथित भूमिका की बात आ रही है तो प्रधानमंत्री जवाब ही नहीं दे रहे। फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा है कि कहां से पैसा आ रहा है इसका पता नहीं है, तो क्या इस तरह के अज्ञात पैसे से अदानी समूह का साम्राज्य खड़ा हो सकता है? सरकार को जवाब तो देना चाहिए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जितना एफडीआई के डेटा में दिखाई दे रहा है, हो सकता है कि अदानी समूह में उससे ज्यादा पैसा आया हो। हमने आपको पहले के वीडियो में बताया है कि सरकार ने संसद में बताया है कि शेल कंपनियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन आज कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। जयराम रमेश ने सरकार की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति दिखाते हुए कहा कि 8 जून 2021 को सरकार ने शेल कंपनियों को खतरा बताते हुए उन पर बने टास्क फोर्स की गतिविधियों पर प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। 21 मार्च 2023 को सरकार ने राज्यसभा में जवाब दिया कि शेल कंपनियों की कोई परिभाषा नहीं है और इसकी कोई जानकारी नहीं है। मोदानी है तो मुमकिन है। शेल कंपनियों पर टास्क फोर्स बनाने के बाद भी सरकार कैसे कह सकती है कि शेल कंपनियों को परिभाषित नहीं किया गया है? समस्या यह है कि कांग्रेस 100 से अधिक सवाल पूछ चुकी है। जब तक सभी प्रश्नों के जवाब नहीं आएंगे तब तक कैसे पता चलेगा कि सरकार के पास जवाब है भी? वॉल स्ट्रीट जर्नल में विनोद अदानी को लेकर एक नई खबर छपी है। पिछले दिनों भी मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट ने विनोद अदानी को लेकर खबर छापी थी, जिसके बारे में हम आपको 14 मार्च के अपने वीडियो में बता चुके हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की शॉन ली की खबर है और उसकी हेडिंग देखिए। लिखा है कि अदानी के डील के पीछे गुमनाम बड़े भाई का हाथ, जिसमें बताया गया है कि गौतम अदानी अदानी समूह के चेहरे भर हैं। यह आरोप हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में भी लगाया और कहा कि दशकों तक बड़े अदानी विदेशों में शेल कंपनियों को मैनेज करते रहे। इसके जरिए अदानी समूह के स्टॉक को मैनिपुलेट किया गया। कृत्रिम तरीके से शेयरों के दाम ऊपर चढ़ाए जाते रहे और निवेशकों को पता नहीं चलने दिया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर में कहा गया है कि विनोद अदानी ने सिंगापुर की एक कंपनी का इस्तेमाल किया। इसके जरिए ऑस्ट्रेलिया में अदानी की खनन कंपनी के हिसाब किताब को मैनेज किया गया ताकि किसी को पता न चले कि कंपनी घाटे में है। अखबार ने लिखा है कि सिंगापुर की इस कंपनी में विनोद अदानी निदेशक थे। उन्हें दुबई की एक निवेश कंपनी से काफी बड़ा लोन मिला है। दुबई की निवेश कंपनी भी विनोद अदानी मैनेज करते हैं। इस पैसे से ऑस्ट्रेलिया में अदानी की कंपनी को पैसा दिया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि दुबई के फंड का पैसा किसका था यह पता नहीं चला। अखबार पता नहीं लगा सका। वॉल स्ट्रीट जर्नल की यह खबर भारतीय अखबार मिंट में भी छपी है। यही तो आरोप लग रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि पैसा किसका है पता नहीं चल पा रहा। इंडियन एक्सप्रेस की खबर भी तो इसी तरह की थी। रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनी में मॉरिशस की कंपनी का निवेश है और वह पैसा किसका है पता नहीं। अगर जांच नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा? अदानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में फ्रॉड के आरोपों का खंडन किया है, मगर उसके बाद उनके खंडन को चुनौती देने वाली कितनी ही खबरें आ गईं जिन पर बात नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन उनकी बात पहुंच कहां रही है, किस तक पहुंच रही है? अदानी जी की शेल कंपनीज हैं, अदानी जी की शेल कंपनीज हैं
उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अदानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अदानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं, ये किसके हैं? यह सवाल मैंने पूछा। इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोग जो इनके दिल में है, हमारे दिल में है, बोल नहीं सकते हैं। इस देश के इंस्टीट्यूशन पर आक्रमण हो रहा है, और उस आक्रमण का मैकेनिज्म क्या है? उस आक्रमण का मैकेनिज्म नरेंद्र मोदी जी और अदानी जी का रिश्ता है, वो फाउंडेशन है। मैं नरेंद्र मोदी जी पर सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं अदानी जी पर सवाल पूछ रहा हूं। बीजेपी अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? आप नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट कीजिए। मैं अदानी जी पे पूछ रहा हूं, आप अदानी जी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो? आप इसलिए अदानी जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप ही अदानी हो। कभी अदानी समूह कहता है कि विनोद अदानी का अदानी कंपनियों में कोई मैनेजरियल रोल नहीं है। फिर 15 मार्च को सीएनबीसी चैनल ने रिपोर्ट कर दिया कि अदानी समूह ने चैनल से कहा है कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण करने वाले एंडेवर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पर विनोद अदानी का नियंत्रण है और इसके मालिक अदानी समूह है। सीएनबीसी ने लिखा है कि इस जवाब से साफ होता है कि अदानी समूह और विनोद अदानी को एक ही इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए। गौतम अदानी तो भारतीय हैं, मगर विनोद अदानी तो दूसरे देश के नागरिक हैं। क्या उन पर उठने वाले ये सवाल भी भारत पर हमला हैं? ठीक है कि लोग धर्म की राजनीति में होश गंवा बैठे हैं, मगर बेहोशी में भी इतना तो पता चल ही जाता होगा कि कौन भारत का नागरिक है और कौन साइप्रस का। विनोद भले ना देखे, मगर विनोद को देखने वाले दर्शक तो समझ ही जाते होंगे, है कि नहीं विनोद? बाकी आप गोदी मीडिया से पत्रकारिता सीखते रहें, मल मूत्र के विशेषज्ञ तो बन ही जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।